नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गोरखपुर दौरा है। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय समारोह के अंतिम दिन आज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजनाथ सिंह ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। एक तरफ जहां आगामी चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं वोटरों को अपनी ओर करने के लिए बड़े बड़े नेताओं का यूपी दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वो नगर पंचायत चौक में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को कुछ सौगात भी दे सकते हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे संवाददाता गोरखपुर से सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं और महाराजगंज से विजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम सुभाष गुप्ता के पास चलते हैं। सुभाष गुप्ता, आज गोरखपुर में भी सीएम योगी का दौरा है। सीएम योगी कल से गोरखपुर में है। कल उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों को संबोधित किया। उसके बाद चुनाव प्रभारी के साथ लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दौरा कितना अहम माना जा रहा था, क्योंकि लगातार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं गोरखपुर के। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि और यहाँ पे जो है साप्ताहिक पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवैधनाथ की जो है पुण्यतिथि का कार्यक्रम आज समापन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये स्मृति सभागार है और इस सभागार में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से यह लगातार कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में देश के तमाम राष्ट्रीय स्तर के साधु संत व सन्यासी व कथावाचक यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे लगातार अपनी कथा वाचन व तमाम जो है अपने उद्बोधन को, लोगों को, अपने विचारों को यहाँ पे लगातार संबोधन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समापन कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद वो महाराजगंज में एक कार्यक्रम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और जो है मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। जी अभिषेक। सुभाष, महाराजगंज से हमारे संवाददाता विजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। विजय, अगर बात की जाए तो महाराजगंज की क्या तस्वीर है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का दौरा भी महाराजगंज में है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कि आज महाराजगंज में मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह का दौरा है। यहाँ पे नगर पंचायत चौक में जो है कि विभिन्न कार्यक्रमों में ये लोग शिरकत करेंगे और महंत अवैधनाथ का जो प्रतिमा का अनावरण है वो इन लोगों दोनों द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। यहाँ पे 2 बजे मुख्यमंत्री आएंगे और 2:45 पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। जी सुभाष, अगर बात की जाए तो महाराजगंज का दौरा भी है और आज गोरखपुर का भी दौरा है। अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और दोनों दौरे में शामिल हो रहे हैं। हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि लगातार केंद्रीय मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के हर जिले में दौरा कर रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह के हो या पहले आए कोई और कैबिनेट मंत्री हो या फिर जो आने वाले कैबिनेट मंत्री हैं, यहां तक कि सीएम का भी वो यूपी दौरा है। क्या कह सकते हैं इसको? क्या चुनाव है? क्या चुनाव की दृष्टि से लगातार दौरे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, क्योंकि यहाँ पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे कल धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे और मेन इनका उद्देश्य था धर्मेंद्र प्रधान जी का या मुख्यमंत्री जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि सीधे एक ये सभा जो हो रहा है, इसमें एक तरह से चुनावी सभा को भी, अपनी उपलब्धियों को भी, जन कल्याणकारी उपलब्धियां, ये 4.5 साल में जो इन्होंने जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं चलाई हैं या जो भी उपलब्धियां की हैं, उसको लेकर ये लगातार सभा में भी अपनी बातों को रख रहे हैं।
अब चूंकि देखिए 2022 एकदम करीब है और चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री कल यहाँ शाम को धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही एक जरूरी मीटिंग में लखनऊ चले गए थे और लखनऊ में एक देर रात तक बैठक भी चली है। आपको बता दें लगातार जो है चुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर है और विपक्ष भी पूरी तरीके से कमर कस चुका है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार वार प्रतिवार करते चले आ रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव करीब होता है तो विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पूरा कहें बीजेपी के पदाधिकारी जितने भी हैं, सीनियर लीडर हैं या जो भी मंत्री हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में दौरा करने लगे हैं और पूरी तरीके से अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने। बिल्कुल सुभाष, तो कह सकते हैं कि चुनावी दौरा भी इसको कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। विजय गुप्ता, एक आखिरी सवाल, यह भी अनुमान लगाया जाता है कि आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराजगंज को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 133 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो महाराजगंज जिले को मुख्यमंत्री बड़ा सौगात देंगे। चलिए सुभाष, विजय गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज बता दें कि आज राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का दौरा गोरखपुर और महाराजगंज है। मूर्तियों का अनावरण करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ये दौरा बेहद ही खास कहा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्टूबर माह में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर सकते हैं। उद्घाटन को लेकर एक्सप्रेस वे की सुरक्षा अभी से चाक चौबंद की जा रही है। कार्य पूरा होने से पहले ही 192 सेना के रिटायर्ड अधिकारी और जवानों को दिन रात के 24 घंटे के दौरान 8-8 के ग्रुप में 3 शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि गाजीपुर में एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा को लेकर अभी से प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अफसरों और कर्मियों को दूर किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर परिवहन और पुलिस की वसूली उजागर होने के बाद दोनों विभागों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दूर रखा गया है। 340 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर सुरक्षित यातायात और सुरक्षा की जिम्मेदारी 192 रिटायर्ड सेना के जवानों को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बड़ी जालसाजी का मामला सामने आया। यहां दुकानों को आवंटित करने के नाम पर बड़ी धनराशि ले गई है। इस जालसाजी के लिए फेसबुक के जरिए बनाया गया है और फिलहाल 4 लोगों से 35-35 लाख रुपए लेने का मामला सामने आया है। और ऐसे में कितने लोग जालसाजों के शिकार हो चुके हैं, जांच का विषय है। विश्वनाथ मंदिर के सीईओ ने इसे लेकर लोगों को सतर्कता बरतने की बात कही है और कहा है कि निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा किया जा रहा, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं की गई। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 रिक्त पद अभी हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया है और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का ऐलान भी किया था। वहीं इसी साल जून में हुई पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है। एएमयू के छात्र धर्मांतरण के आरोपी कासिम सिद्दीकी के पक्ष में उतर आए हैं। दरअसल विद्यार्थियों के एक समूह की ओर से गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रिहाई की मांग की गई, जिसके बाद आज फिर विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रिहाई की मांग की जाएगी, जिसकी जानकारी होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें कि धर्मांतरण के आरोपी कासिम सिद्दीकी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो दूसरे राज्यों में कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों उस पर पिछले करीब 2 सालों से नजर बनाकर रखी हुई है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके उमर गौतम के साथ भी संपर्क सामने आए। कासिम की गिरफ्तारी होने के बाद एएमयू विद्यार्थियों को एक समूह ने रोष जताया है और गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों की मांग का यह आश्वासन दिया है कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी इंटर कॉलेज पहले के समय में खुलेंगे। बता दें कि 2 पालियों में स्कूल चलाने के निर्धारित से ज्यादा समय काम किए जाने पर शिक्षकों का विरोध लगातार चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कई और समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने बताया कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक बड़ी कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। पूर्वांचल के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति की धुरी रहे वाराणसी की और औरंगाबाद हाउस का पार्टी से 100 साल से भी पुराना नाता टूट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार की चौथी पीढ़ी के नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अपने पैतृक आवास औरंगाबाद हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा कि अब किसी भी हाल में वो अपना निर्णय वापस नहीं ले सकते। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बारे में बोलने से ललितेश बचते रहे, मगर साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश के संगठन में कई साल से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पार्टी छोड़ने के कारणों पर उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा। इसके लिए कुछ ना कर पाने की स्थिति में मुझे नेता कहलाने का अधिकार नहीं है, इसीलिए पार्टी से त्यागपत्र दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है और डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में डेंगू के 24 नए मामले सामने आए। बीते 5 दिनों में डेंगू के लगभग 100 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज गोमती नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हैं। इनकी संख्या 1.5 दर्जन के करीब है। बताया भी जाता है कि सभी को डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया। ओपीडी और इमरजेंसी में दिखाने आए इन मरीजों की जांच कराने पर डेंगू की पुष्टि हुई। लखनऊ के सरकारी समेत निजी अस्पतालों में बुखार के मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं लोकबधु की ओपीडी में दिखाने वाले 5 मरीजों में कार्ड टेस्ट से डेंगू की पुष्टि हुई। चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इनमें से 4 को भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और अयोध्या के वरिष्ठ संत राम विलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने प्रयागराज के आईजी से लेकर अन्य पुलिस अफसरों पर एक बिल्डर का भी नाम लिया है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट को लेकर भी सवाल उठाया। वेदांती ने कहा कि कोई जमीन थी जिसे किसी बिल्डर को 8 करोड़ रुपए में बेच दी गई थी। वो बिल्डर लगातार नरेंद्र गिरी को जमीन खाली करने के लिए धमका रहा था। बिल्डर बुलडोजर से उसको 4 दीवारी गिरवाने की धमकी भी देता आ रहा था। वेदांती जी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जल्दी ही सीबीआई की जांच हो। संतों, महामंडलेश्वरों और निरंजनी अखाड़ा के मन में जो संशय है, संशय को लेकर जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी समाधान निकल कर नहीं आ सकता। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। राजधानी देहरादून के सचिवालय में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक 11:30 बजे से शुरू होगी। राज्य के विकास कार्यों के लिए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। वहीं प्रदेश में लंबे समय से चल रही उपनल संविदा कर्मचारियों की मांगों, युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के कल्याण के लिए कई प्रस्तावों पर आज कैबिनेट मुहर लगा सकती है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं। अजीत, आज अहम बैठक कह सकते हैं कैबिनेट की, क्योंकि लगातार घोषणाओं का दौर चल रहा है। जहां पुष्कर सिंह धामी जाते हैं, कुछ न कुछ घोषणाएं कराते हैं। राज्य में प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है, चाहे उपनल कर्मचारी की बात की जाए या और कर्मचारियों की बात की जाए। आज कैबिनेट की बैठक कितनी अहम कह सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है और जिस तरह से जो लंबा इंतजार है, लगभग 2 महीने बाद आज ये राज्य कैबिनेट की बैठक हो रही है और इन 2 माह के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम घोषणाएं की है, उनको अमली जामा पहनाने का काम किया है। और इन घोषणाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा जो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि हम केवल कोरी घोषणा नहीं करेंगे, उसके लिए बजट आवंटित करेंगे, बाकायदा उसका शासनादेश जारी होगा और साथ ही अगर शिलान्यास हम करेंगे तो लोकार्पण भी हम ही करेंगे। तो इन तमाम चीजों को अब
अमली जामा पहनाने के लिए आज उम्मीद है कि राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। जो तमाम घोषणाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से अब तक की गई है उनको कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है और तमाम जो बेरोजगारों को लेकर, किसानों को लेकर सरकार घोषणाएं करती आ रही है। हालांकि कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनको लेकर शासनादेश जारी हो चुके हैं और बकायदा जो डीबीटी के माध्यम से पैसा है वो भी उनके खातों में ट्रांसफर हो चुका है। अब उम्मीद जनता को यह है कि आने वाला समय जो है वो चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में चुनावी साल के दौरान सरकार और बड़ी राहतें जनता को दे सकती है। इसको लेकर सरकार तमाम तरह के फैसले कर रही है, बैठकें कर रही है, उनको कैबिनेट के माध्यम से एक प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी। तो उम्मीद है कि 11:30 बजे से जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो कई ऐसे जनहित के बड़े फैसले होंगे जो आने वाले समय में जनता के फायदे का सौदा साबित होंगे। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके की आप जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के हो, बेरोजगारी हो या युवाओं के हो या फिर जो कर्मचारी लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं यही मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। क्या इन मुद्दों को हावी नहीं होने देगी सरकार? ऐसी कुछ रणनीति बीजेपी पार्टी की बनाई जा रही है? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार हर उस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है जो कहीं ना कहीं उन पर विपक्ष की तरफ से हावी किया जा सकता है, जो जनता के हित का नहीं होगा। तो सरकार पहले से इस प्लान को लेकर चल रही है कि जनहित के तमाम जो फैसले हैं वो समय से लिए जा सके, जिसके चलते जनता की नाराजगी उनको ना झेलनी पड़े। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। ऐसे में समय रहते उन मुद्दों को सुलझा लिया जाए, चाहे फिर वो चारधाम यात्रा को सुचारू करने की बात हो, प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत की बात है। सड़कों को 30 अक्टूबर तक पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने का यहां पर ऐलान किया जा चुका है और जिसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा बेरोजगारों को लेकर सरकार तमाम फैसले ले रही है। अगर उनको नौकरी नहीं उपलब्ध करा पा रही है तो कई ऐसे संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से उनको पैसा आवंटित कराया जा रहा है। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य जनपदों में किया जाएगा। तो सरकार पूरी तरफ से सजग है कि कैसे भी जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और कोरोना के चलते जो तमाम दिक्कतें व्यवसायियों को, पर्यटन व्यवसायियों को या तमाम लोगों को आई है वो अब दिक्कतें आगे ना बढ़े, इसको लेकर भी सरकार फैसले कर रही है। बिल्कुल अजीत, आपके पास वापस आएंगे। कैबिनेट के बारे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल आपने जानकारी सटीक साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुंभ नगरी हरिद्वार अवैध निर्माण किया जा रहा है। एनजीटी मानकों को घटा बताकर श्यामपुर कांगड़ी में गंगा किनारे रसूखदारों ने होटल और आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, साथ में सोसाइटी का निर्माण भी किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी को जिस आश्रम से गिरफ्तार किया गया था वह भी श्यामपुर कांगड़ी गांव में गंगा किनारे बना हुआ है। आश्रम की नींव गंगा की धारा की नजदीक खड़ी की गई है। आश्रम को HRDA के अधिकारियों ने सील कर दिया है। अकेले आनंद गिरी का आश्रम गंगा किनारे नहीं बना है, बल्कि आनंद गिरी के आश्रम के बराबर में एक अन्य आश्रम का निर्माण भी तेजी से हो रहा। इस आश्रम को जो घाट बनाया गया है वह गंगा पर ही बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री का आश्रम भी गंगा के किनारे बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि गंगा के किनारे लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन सख्त नियम के चलते कई यात्रियों को बद्रीनाथ के पास पहुंचने के बावजूद धाम में पहुंचने से रोका जा रहा है। इसके चलते हर दिन कई यात्रियों को लौटना पड़ता है। चारधाम यात्रा के कई कोविड गाइडलाइन के मादक जो कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हैं, कोविड के दोनों टीके लगे होना अनिवार्य है। वहीं देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने यह भी बताया कि बद्रीनाथ धाम में आने के लिए ई पास जरूरी है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक बद्रीनाथ धाम के लिए स्लॉट फुल हो चुका है और 25,000 यात्रियों को ई पास जारी हो चुके हैं। उधर बृहस्पतिवार को यमुनोत्री धाम में 400 और गंगोत्री में 246 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मौसम, ठंड से लौटने से मौसम खुशनुमा हो चुका है। पर्यटक भी मसूरी के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश और कोहरे के बीच शहर में लगातार पर्यटक पहुंच रहे। वहीं सड़कों पर कई जगह भूस्खलन भी परेशानी बनी हुई है। बारिश के चलते बृहस्पतिवार को मलबा आने से एक बार फिर मसूरी देहरादून मार्ग जगोली धार के पास बंद हो गया, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ते को बहाल किया गया। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।